दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूपीएससी को पूरा सिलेबस नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा। फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर फ्री में पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और आज का हमारा, इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो हमारा टॉपिक था अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। उसमें जो हमारा आखिर था वो था अपक्षय। हम अपक्षय पढ़ रहे थे। और ये हमारा आज का टॉपिक है अपरदन और अपरदन को की क्रिया को दर्शाने वाले कारक। चलो शुरू करते हैं। अपरदन यानी इरोजन। कोई भी टूटा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी कारण से गति करे, इसे अपरदन कहते हैं। यानी कोई अगर टूटा हुआ पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, किसी भी कारण से गति कर गया, तो उसे कहेंगे कि उसका अपरदन हुआ है। अपरदन एक गतिशील क्रिया है जो नदी, वायु, सागरीय जल, हिमानी द्वारा होती है। यानी जो अपरदन है वो एक गतिशील क्रिया है। अगर किसी वस्तु में या किसी कण में या किसी रेत में जो है गति हुई है तो तभी उसका अपरदन होगा। अगर कोई चट्टान टूटकर एक ही जगह टूटी फूटी वहीं पर रही तो उसे हम कहेंगे इसका अपक्षय हुआ है। लेकिन अगर वो चट्टान टूटकर एक जगह से दूसरी जगह से कण चले गए तो हम कहेंगे कि इस चट्टान का जो है अपरदन हुआ है। और ये गतिशील क्रिया है। गतिशील यानी उसकी गति हुई है, उसके कणों की जो है, रेत की जो भी है उसकी गति हुई है। अपरदन के कारकों में जितनी अधिक गति होगी अपरदन भी उतना ही तेजी से होगा। यानी जो अपरदन के कारक है, जैसे कि वायु है, बर्फ़ है, नदी है और सागरीय लहरें हैं और नीचे का ग्राउंड वाटर है, इसमें जो अपरदन के कारक है इनमें जितनी गति होगी और अपरदन भी जो है उतनी तेज़ी से होगा। ये जितनी चट्टानों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे, जितनी तेज़ी से उतनी ही तेज़ी से उतनी ज़्यादा जो है अपरदन होगा। जितना ज़्यादा अपक्षय होगा उतना ही ज़्यादा अपरदन होगा। अभी मैंने इससे पहले क्लास में अंतर्जात बल और बहिर्जात बल में अपक्षय के बारे में पढ़ाया है और अपक्षय के प्रकार के बारे में बताया। तो अपक्षय क्या है? चट्टान का किसी भी कारण से अपनी जगह पर टूटना फूटना, इसे अपक्षय कहते हैं। और जितना अपक्षय होगा यानी चट्टान जितनी टूटे फूटेगी तो उसके जो कण है एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, उतनी ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब जितना ज़्यादा अपक्षय होगा उतनी ज़्यादा जो है अपरदन होगा। तो ये प्रीलिम्स में जो है स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि अपक्षय जो है वो एक स्थिर ऊर्जा है, स्थिर क्रिया है, और अपरदन जो है वो गतिशील क्रिया है। दो स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा सही है या गलत है। या फिर ये स्टेटमेंट दे देगा कि जितना अधिक अपक्षय होगा उतनी ही ज़्यादा जो है अपरदन होगा। तो ये भी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा। तो इसे समझ कर अगर पढ़ेंगे तो यूपीएससी जो है कैसे भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आसानी से जो है वो कर जाएंगे। ये था अपरदन। अपरदन की क्रिया को दर्शाने वाले शब्द, यानी वह शब्द जो जिससे पता लगता है कि इनसे ये शब्द जो है अपरदन को दर्शा रहे हैं, यानी वस्तु की गतिशीलता को दर्शा रहे हैं। और कौन से शब्द है? वह अपघर्षण। पहला अपघर्षण। नदी वायु अपने साथ छोटे छोटे कणों को लेकर चलती है। ये चट्टान से टकराकर उसका घर्षण कर अपरदन करते हैं, इसे अपघर्षण कहते हैं। अपघर्षण क्या है? नदी वायु जो है अपने साथ छोटे छोटे कणों को लेकर चलती है और किसी चट्टान से टकराए, जैसे ये नदी चल रही है, ये चट्टान यहाँ पर ये चलेगी तो यहाँ पर रगड़ खाकर चलेगी तो इसको तोड़ेगी फोड़ेगी। या कोई वायु है इसके ऊपर से चल रही है, बराबर चल रही है, तो अपने साथ जो कण लेकर चल रही है इसका जो है घर्षण करेगी, घिसेगी इसे, तो इसे कहेंगे अपघर्षण। नदी और वायु का किसी चट्टान को अपने माध्यम से घिसना, उसे जो है अपघर्षण कहेंगे। जैसे तुमने देखा मरुस्थलों में कोई जो है चट्टान जो है वो खड़ी रहती है तो ऊपर से जो है वो बिल्कुल मीनार जैसी हो जाती है और नीचे जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी रहती है। तो ऊपर से मीनार जैसी क्यों, ये पतली क्यों हुई है? क्योंकि ऊपर जब वायु ने जो है घर्षण करके पतली, उसे बहुत ज़्यादा पतली कर दिया है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उसमें हम देखेंगे। दूसरा शब्द है जो अपरदन को दर्शाता हुआ है सन्निकर्षण। गति करती नदी वायु में पदार्थ टकराकर एक दूसरे से तोड़े, इसे सन्निकर्षण कहते हैं। यानी ऊपर क्या हो रहा था कि जो जल और वायु में जो पदार्थ थे वो किसी खड़ी चट्टान या किसी पत्थर को तोड़ फोड़ रहे थे, चलते हुए घिस रहे थे। लेकिन नदी और वायु में, नदी में जो बड़े बड़े पत्थर भी चलते हैं और वायु भी जो है बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देते अपने साथ जो है। और जहाँ पर तूफान आए तो वहाँ पर दिखाई भी देते बड़े बड़े, इतने लगभग 5 सेंटीमीटर या नैनोमीटर के जो है 5 सेंटीमीटर तक के जो है, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मतलब छोटे छोटे पदार्थ जो अपने साथ ले चलती है। और ये पदार्थ आप चलते हैं साथ में तो एक दूसरे को घिसते हैं। ये पदार्थों का साथ में वायु और नदी के द्वारा चलना और आपस में घर्षण करना, उसे हम कहेंगे सन्निघर्षण।
दूसरा निक्षेपण, पदार्थ टूटकर गति करके एक जगह इकट्ठे हो जाए, इसे निक्षेपण कहते हैं। वायु और नदी जो है, जो पदार्थ को तोड़कर फोड़कर लेकर चलती है अपने साथ पे, वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती। क्यों? गति की वायु की गति जो है कहीं पर तेज होती है, कहीं पर कम होती है। जहाँ पर वायु और नदी की गति जो है वो ज़्यादा होगी तो अपने साथ जो भी है उसे उड़ा कर लेके जाएगी। लेकिन जहाँ पर जैसी इनकी गति कम हुई है नदी की या वायु की, वहीं पर जो है अपने साथ जो भी पदार्थ लेकर चल रहे, चाहे महीन कण हो चाहे मोटे पदार्थ हो, उसे वहीं पर ही छोड़ देती है, वहीं पर जमा कर देती है। पदार्थों का एक ही जगह जमा होने को निक्षेपण कहते हैं। चौथा है अपवहन, जब वायु रेत व वायु को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करे, इसे अपवहन कहते हैं। जब वायु रेगिस्तानी इलाके में चलती है या फिर मरुस्थलों में चलती है वायु, तो रेत को यहाँ से उड़ाया तो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, एक जगह से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा कर दिया, तो इसे क्रिया को कहेंगे अपवहन। पांचवा जलदाब क्रिया, किसी चट्टान को जल का भार तोड़े, इसे जलदाब अपरदन कहते हैं। यानी कोई चट्टान है, उस पर जो है जो पानी है वो अगर उसके ऊपर दाब डाल के उसे तोड़ रहा है, या फिर ये देख ले कि जैसे चूना होता है, चूना की चट्टानें होती हैं, उस पर जो है जैसे जल, ये जो चट्टान यहाँ पर पानी नहीं था, जैसे यहाँ पर जल आया, नदी आई है, बाढ़ आई है, तो इसके ऊपर पानी फैल जाएगा और इसे जो है चूने को जो घोल देगा, तो इसे कहेंगे हम जलदाब क्रिया। जैसे घोलन, जलगति क्रिया, अन्नाच्छादन। घोलन यानी किसी चट्टान को जल के द्वारा घोलना, जैसे कि हमने चूने को उदाहरण दिया है। जलगति क्रिया, ये भी जलदाब क्रिया में आता है, यानी जल जो अपनी गति चलते हुए जिस चट्टान को तोड़े फोड़े उसे कहेंगे जलगति क्रिया। और अन्नाच्छादन तो मैंने ऊपर ही पढ़ाया अंतर्जात बल बहिर्जात बल में, कि अन्नाच्छादन क्या है, जो अपक्ष और अपराधन हो तो उसे हम सम्मिलित रूप से अन्नाच्छादन कहेंगे। चट्टानों का टूटना फूटना अपक्ष, और एक जगह से दूसरी जगह पर उसके चट्टानों कणों का जाना उसे अपराधन कहेंगे। तो इन दोनों को एक शब्द में जो कहेंगे वो कहेंगे अन्नाच्छादन। तो ये हमारा अगर प्रीलिम्स में जो है इनमें से 2 या 3 4 वर्ड जो है वो दे देगा, और पूछ लेगा 2 वर्ड जो है या एक शब्द जो है वो दूसरा दे देगा, तो पूछेगा कि कौन से शब्द जो है अपरदनी क्रिया को दर्शाते हैं। तो इन चीज़ों को याद कर लेना, कभी कभी वैसे ही पूछ लेता है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, निक्षेपण, अपवहन, जलदाब क्रिया, ये जो है अपरदन की क्रिया को दर्शाते हैं। अब जो नदी द्वारा विकसित शिलाकृति, यानी जब नदी जो है चलती है तो चलते हुए जो है कौन कौन सी आकृति का निर्माण करती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। नदी क्या है? नदी बहता हुआ जल है जिसका उद्गम व निकास होता है। यानी अगर जल बह रहा है और कहीं से निकल रही है और किसी में जाकर डल रही है तो हम कहेंगे नदी है। जैसे हिमालय से नदी निकलती है, जैसे हिमालय से गंगा नदी निकल रही है और ये बंगाली खाड़ी में गिर रही है और बीच में जो बह भी रही है, तो इसे हम कहेंगे ये नदी है। नदी उद्गम से गति करती हुई निकास तक अपक्ष व अपरदन करती हुई आगे बढ़ती है, जिससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी जो है जहाँ से निकलती है और जहाँ पर जाती है तो बीच में जो भी इसके पर्वत, पठार, चट्टान या फिर कोई भी इलाका मिलेगा तो वहाँ पर तोड़ फोड़ करती चलती है, और से तोड़ फोड़ करेगी, अपक्ष करेगी, तो जो कण तोड़ेगी उसे अपने साथ लेकर जाए आगे बढ़ेगी। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में से अगर नदी निकल रही है, हिमालय में से जो है बड़ी नदी निकल रही है, तो जैसे कि ये मान लो गंगा नदी निकल रही है, तो जहाँ से पहाड़ी इलाके में से निकल रही है तो वहाँ चट्टानों को तोड़ती हुई लेकर आएगी, तो अपने से बड़े बड़े जो है वो पत्थर के टुकड़े लेकर चलेगी और एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगी। तो ये नदी जब चलती है तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ती फोड़ती है और जो है उन्हें आगे लेके चलती है और आगे चल के जो है उनका निक्षेपण करती है, उन्हें छोड़ देती है। तो उससे क्या होता है, कई प्रकार की शिलाकृति बनती है। और कौन सी बनती है? जैसे कि वी आकार की घाटी, गोरज बनाती है नदी, आई आकार की घाटी बनाती है, जलप्रपात यानी झरने बनाती है, छिपरिका बनाती है, कैनियन बनाती है, डेल्टा, जलोढ़, विसर्प, गोकुर झील बनाती है और तटबंध बनाती है। अगर मैं चाहता तो जो है तो मैं ये इतने बता देता, यहीं पर ही बता देता कि जो है ये नदी जो है इतना बनाती है, ये चीज़ें बनाती है। लेकिन मैंने कहा था ना कि हमारे नोट्स में लिखे हुए शब्दों का हर शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो अब मैंने इनका एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से मतलब व्याकारी घाटी क्या होती है, गोर्ज क्या होती है, तो इससे समझने में आसान रहेगी। अगर हमने एक बार समझ लिया तो प्रीलिम्स में, मेंस में कई बार अगर पूछ ले तो हमारा लिखना जो है वो आसान होता है। तो हर शब्द का नोट्स में लिखे हर शब्द का मतलब जो है वो हमें पता होना चाहिए। चलो इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होते हैं। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी इस प्रकार की होती है जिससे कि ये बराबर में जो है ये पहाड़ है या फिर कोई चट्टान है, ये बीच से जो है नदी बह रही है
और ये जो नदी जब इन पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ती है तो वी आकार की घाटी बन जाती है। तो इसे कहते हैं वी आकार की घाटी। इस प्रकार की होती है वी आकार की घाटी। जब नदी अपने उद्गम स्रोत से पर्वतीय या संकीर्ण क्षेत्र से बहती हुई लंबवत कटाव करती है, इससे खड़े ढाल वाली घाटी का निर्माण होता है जिसकी संरचना अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी होती है। इसे वी आकारी घाटी कहते हैं। यह घाटी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है जब नदी युवा अवस्था में होती है, जैसे हिमालय नदी। अगर कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही है और पर्वतीय क्षेत्र भी है और साथ ही वो जो पतला क्षेत्र है, संकीर्ण क्षेत्र यानी वो पतला हुआ क्षेत्र है, तो वो नदी पतला क्षेत्र है, जैसे कि ये कोई पहाड़ी इलाका है और सामने से नदी आ रही है तो इससे लंबवत कटाव करेगी, ऐसे कटाव करेगी, ये ऐसे कटाव करती हुई आएगी तो बीच से जो है रास्ता बना लेगी। और जो है रास्ता कहीं पर तो यहाँ से जो है चौड़ा है तो यहाँ पर हल्का हल्का बिल्कुल बड़ी कटाव करेगी, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, इस प्रकार की। तो इसे हम कहेंगे वी आकारी घाटी। लेकिन ये जो वी आकारी घाटी बनाती है वो युवा जो नदी है, युवा अवस्था में वो नदी बनाती है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था में नदी और जो युवा अवस्था में नदी, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में इनमें क्या अंतर होता है। तो जो हिमालय नदी है इन्हें कहा जाता है कि युवा अवस्था में है, और जो प्रायद्वीप भारत में यानी भारत के दक्षिण में जो नदी बहती है जैसे कि गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और जो कावेरी नदी, जो अन्य नदी है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये नदी जो है वो प्रौढ़ावस्था में है और इनकी गति कम है। तो जो युवा अवस्था में नदी है, युवा मतलब युवा अवस्था में क्यों कहते हैं, नदी जो हिमालय से नदी निकलती है उन्हें युवा अवस्था में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी जो है बर्फ़ के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से आती है, और जो बनती है ग्लेशियर के पिघलने से जो इनमें पानी आता है और जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो इन्हें साल भर पानी मिलता रहता है और बहुत तेज़ी से चलती है, इसलिए इन्हें युवा अवस्था में नदी कहते हैं। और ये जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ से निकलती है और सामने जो भी पहाड़ी आती है उसे काटती हुई चलती है। अगर वो नदी इस प्रकार की घाटियाँ निर्माण कर दे उसे हम कहेंगे कि वी आकार की घाटी। दूसरा आई आकार की घाटी। जब नदी किसी संकीर्ण क्षेत्र से बहती है तो कमजोर चट्टानों में पहुंचकर उनका कटाव करती है, इसे आई आकार की घाटी कहते हैं। इस क्षेत्र में नदी सिर्फ गहराई में कटाव करती है। आई आकार की घाटी को ही गोर्ज कहते हैं। कोई नदी जो है किसी पतले क्षेत्र में बहरी, संकीर्ण क्षेत्र पतले क्षेत्र में बहती है, उसके दोनों तरफ जो है वो पर्वत या पहाड़ है। अगर ये नदी जो है चलती हुई ऐसे कटाव करती है, यानी यहाँ पर पर्वत है और यहाँ पर पर्वत है और नदी बीच से बह रही है और चौड़ा कटाव कर रही है, वी आकारी घाटी में पतला कटाव करेगी, लेकिन इसमें आई आकारी घाटी में जो है जो आसपास के पर्वत है उन्हें बहुत ज़्यादा काटती चौड़ा कर देगी। तो इसमें जो बीच से नदी बहती है इसे हम कहते हैं आई आकारी घाटी और इसे ही गोर्ज कहते हैं। तीसरा गोर्ज या कैनियन। गोर्ज जो है वो आई आकारी घाटी है, लेकिन गोर्ज का बड़ा रूप होता है तो कैनियन कहते हैं। नदी द्वारा संकीर्ण क्षेत्र में कटाव से गोर्ज बनता है, यानी जो पतला क्षेत्र है, पहाड़ी पतला क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें से नदी उसे चौड़ा ना काट के उसे पतला ही काटती हुई चलती है, मतलब बारीकी से काटती चलती है, ज़्यादा कटाव नहीं करती। क्यों, आस पास चट्टान जो अगर मजबूत है तो नदी न काट नहीं पाएंगी, हल्का फुल्का कटाव करके और आगे निकल जाएगी, तो उससे क्या है आई आकारी घाटी बनती है, उसे हम गोर्ज कहते हैं। या फिर गोर्ज या फिर रास्ता, यानी तुमने देखा होगा कभी अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं तुम्हें उसमें दिखाता कि पर्वत जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हुए हैं और बीच से जो है वो नदी बह रही है। इतनी मतलब इतना कम क्षेत्र है वो, इतना बारीक क्षेत्र है, इतना बारीक क्षेत्र है वो, उसमें से जो है आदमी दोनों हाथ फैलाकर भी नहीं चल सकता। इतने बड़े क्षेत्र में नदी जो है अपना रास्ता बनाकर आगे चलती है, तो उसमें गोर्ज या आयताकारी घाटी कहते हैं। जब गोर्ज का विस्तार अधिक हो जाए इसे कैनियन कहते हैं। ये नदी जो है बारीक क्षेत्र, बिल्कुल बारीक क्षेत्र में से काटती हुई चल रही थी और बिल्कुल संकीर्ण पतला क्षेत्र है। अगर इसका आकार और ज़्यादा बड़ा होगा या नदी ने आसपास चट्टाने काट काट के बहुत चौड़ा रास्ता कर लिया और बीच से बह रही है तो इसे हम कैनियन कहेंगे। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज बनाती है क्योंकि ये नदी पर्वतों से मैदानों की ओर बहती है। सिंधु नदी और सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये जो तीन नदियाँ ये जो है गोर्ज बनाती है क्योंकि ये हिमालय से निकल कर आती हैं और मैदानों की ओर बहती है। सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी बनाती है जो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा जो गोर्ज कैनियन बनाती है कोलोराडो नदी बनाती है। तो यूपीएससी में या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है इस प्रकार के जो है स्टेटमेंट आ जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट दे देगा, जबकि भारत में सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज बनाती है और लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देगा लेकिन सबसे बड़ा गोर्ज जो है कोलोराडो नदी बनाती है। या फिर भारत में सिंधु,
सतलुज और ब्रह्मपुत्र छोड़ गंगा नदी दे देगा। सिंधु सतलुज गंगा नदी गोर्ज बनाती है। और सबसे दूसरा स्टेटमेंट देगा कि सबसे बड़ा कैनियन या गोर्ज कोलोराडो नदी बनाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा यमुना नदी या गंगा नदी जो है वो गोर्ज नहीं बनाती, और कोलोराडो नदी जो है वो सबसे बड़ा जो है गोर्ज बनाती है या कैनियन बनाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से कहते हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स जब देने जाओ टाइम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों, वो कहीं पर लिखा रहता नहीं है या है, नहीं है या है में जो है वो बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो हो जाते हैं होपलेस, और जल्दी से ऊपर क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और टिक मार के आगे निकल जाते हैं, और फिर घर आकर देखते हैं कि सर बात मारते हैं यार मुझसे तो ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर उसका आंसर दो, कहीं गलत ना हो जाए। जब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगा इस चैनल पे, तो फिर तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन जो है बनाता है, तुमने देखा भी होगा। चौथा जो नदी बनाती है वह डेल्टा। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहाँ इसकी गति बहुत मंद हो जाती है, जिससे यह महीन अवसाद कण का भी निक्षेपण कर देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी पर्वतों से बह रही है वो तेजी से बह रही है, तो अपने जब बड़े बड़े पत्थर लेके जा रही है, तो बीच के क्षेत्र में जहाँ पर नदी की गति जो ठीक ठाक है, न ज़्यादा तेज़ है न जो ज़्यादा जो है मंद है, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण करेगी। और जब नदी की गति जब बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है तो वहाँ पर जो भी अपने साथ छोटे छोटे प्रकार के कण ले रही है, पर्वत रेत कण या धूल कण, उन्हें भी आसपास जो है वो जमा कर देती है। तो उससे क्या बनता है, उससे डेल्टा बनता है। और ये डेल्टा खासकर जो है वो समुद्र के किनारे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर नदी गति जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और नदी जो है पानी अपना समुद्र गिरा देती है और आसपास जो है वो डेल्टा बना देती है। पांचवा जलोढ़ पंख। नदी भाबर प्रदेश से आगे बढ़कर जब मध्यम आकार के कणों का निक्षेपण करती है तो क्षैतिज विस्तार कर चौड़े भाग में अवसादों का निक्षेपण करती है, इससे पंखनुमा संरचना बनती है, इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जब भी जलोढ़ पंख अधिक होकर एक दूसरे से मिल जाए तो इसे ही तराई प्रदेश कहते हैं। यानी जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा कि जलोढ़ मैदान, भाबर मैदान, और जो है एक और होता है जलोढ़ मैदान, भाबर मैदान और तराई प्रदेश। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा। भाबर प्रदेश वो होता है जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में से बहती हुई बड़े बड़े जो है कण या पत्थर के आकार का निक्षेपण कर देती है, बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर नदी छोड़ती है, तो उस क्षेत्र को हम कहेंगे भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश से जब नदी आगे बढ़ती है, चौड़े भाग में आगे बढ़ती है, तो अपने भाबर प्रदेश से आगे यानी जो तराई प्रदेश है यहाँ पर गति जो है वो कम हो जाती है और यहाँ पर नदी जो है वो गायब भी हो जाती है भाबर प्रदेश में। तो अपने साथ जो भी कण लेकर आएगी उससे आसपास जो है निक्षेपण आसपास जो है वो जमा कर देगी और क्षैतिज अवस्था में जमा करेगी इस प्रकार। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जलोढ़ पंख। और ये इस प्रकार के जलोढ़ पंख बन कर अगर बहुत सारे हो जाएं तो इसे हम कहेंगे तराई प्रदेश। यदि अगर नदी भाबर प्रदेश से यानी जहाँ बड़े बड़े पत्थर है वहाँ से निकलकर आगे बढ़ के क्षैतिज अवस्था में यानी आसपास जो है चौड़े भाग में जो है वो, यानी ये तो भाबर प्रदेश है, और यहाँ से आगे निकल नदी चौड़े भाग में जो है वो कर रही है अपने जो साथ कण लेकर आई है उससे छोड़ रही है, या फिर उसे छोड़कर पानी आगे बढ़ रहा है यानी उनका निक्षेपण कर रही है। तो जो प्रदेश बनेगा इसे हम कहेंगे जलोढ़ पंख। अगर ये जलोढ़ पंख बहुत सारे हो जाएं तो हम इसे कहेंगे तराई प्रदेश। छठा है विसर्प। जब नदी मैदानी क्षेत्र में ढाल कम होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी इसे नदी विसर्प कहते हैं। जब नदी पहाड़ों से निकल रही है तो बहुत तेज बहेगी और एक ही दिशा में बहेगी, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में जाएगी तो गति कम हो जाएगी तो वह टेढ़ी मेढ़ी बहेगी। जब ये टेढ़ी मेढ़ी बहेगी तो ये ऐसे लगेगी जैसे सांप चल रहा हो। सांप देखो, सांप कभी सीधा नहीं भागता, वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है ऐसे। जो नदी सांप नुमा टेढ़ी मेढ़ी भागने लगे तो हम इसे कहेंगे ये नदी विसर्प है। और ये अक्सर प्रायद्वीप नदी बनाती है, क्योंकि प्रायद्वीप नदी जो है वो उनकी गति कम होती है और इन्हें बारिश से जल मिलता है। हालांकि बारिश से जल मिलता है, लेकिन जो हिमालय की नदी है वो पर्वत और पहाड़ों में ग्लेशियर पिघलने से उन्हें साल भर जो है जल मिलता रहता है। तो वे हिमालय की नदी जो है वो विसर्प नहीं, बिल्कुल सीधी बहती है, और जो प्रायद्वीप नदी है वो जो है वो विसर्प बनाती है। और विसर्प जो मैदानी क्षेत्र बताइए, पहाड़ी क्षेत्र में विसर्प बनेगा नहीं, कि मैदान
पहाड़ों में से नदी बिल्कुल सीधी बहेगा, बिल्कुल तेज़ी से जल बहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि तेज़ी से जल बहेगा। लेकिन मैदानी क्षेत्र में जो गति कम होगी तो वहाँ पर जो विसर्प बनेंगे। 7वां गोखुर झील। नदी जब टेढ़ी मेढ़ी बहकर आगे चलकर सीधी बहने लगती है तो पीछे जो जल रुक जाता है उसे गोखुर झील कहते हैं। जैसे कि ये नदी बह रही थी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बह रही थी, गति कम हो गई थी, लेकिन आगे चलकर सीधी बहने लग जाए नदी, तो ये आसपास जो ये काला काला धब्बे दिखा रखे मैंने, ये जो है गोखुर झील है। यहाँ पर जल छोड़ देती है और यहाँ पर जो जल छूट गया तो यहाँ पर इसके ये बराबर में जो है यहाँ पर जो अवसाद है, यहाँ पर भी जो अवसाद उन्हें छिपड़ कर दिया, कर्ण और ये महीन का दूल्हा जो साथ लेकर आई थी उन्हें जो है उसका मतलब डिपॉजिट कर दिया, उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया और बीच में जल रह गया, तो इसे हम कहेंगे गोखुर झील। ये गोखुर झील बना रही नदी। और भारत में कौन कौन सी नदी गोखुर झील बनाती है ये तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। 8वां तटबंध। स्थल का वह किनारा जिसके बीच में नदी बहती है उसे तटबंध कहते हैं। जहाँ से नदी बह रही है, ये दो क्षेत्र हैं, ये दो क्षेत्र हैं, यहाँ से बीच से नदी बह रही है, तो ये जो नदी का बगल में जो क्षेत्र है हम कहेंगे तटबंध, या तो फिर तट भी कहते हैं, डांग भी कहते हैं, इन्हें तटबंध कहेंगे। जलप्रपात। जलप्रपात का अर्थ है जल का अधिक ऊंचाई से गिरना। प्रवाहित जल यानी बहता जल अपरदन करके खड़े ढाल वाले भाग को काट दे, या नदी का कोई भाग अचानक ऊपर उठ जाए या नीचे गिर जाए तो जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात क्या, अगर अधिक ऊंचाई से जल गिर रहा है, तुमने सुना होगा झरना, तो ये झरना ही होता है जलप्रपात। अगर नदी का जल अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है तो वो देखना बहुत सुंदर लगता है। अगर तुम कभी जाओगे हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें झरने देखने को मिलेंगे। और चंबल नदी है जो वो भी झरने बनाती है, जलप्रपात बनाती है, बहुत सारे जलप्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी बहती है। तो अब ये झरने बने कैसे, अगर सामने से जो है कोई पहाड़ है, जो ऊंचा क्षेत्र है, नदी आ रही थी, इसने इसे काट दिया और नीचे ढलान थी, जब नदी से काट के नीचे की जब जल गिरेगा तो नीचे गहराई थी, खाई थी, तो ऊपर से गिरता हुआ जल जो हमें दिखेगा तो उसे जलप्रपात कहेंगे। तो एक तो ऐसे जलप्रपात बनेगा, और एक कैसे बनेगा, कोई नदी यहाँ से ये बह रही थी, तो ये किसी भी विवर्तनीय क्रियाकरण, विवर्तनीय की क्रिया क्या है ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, पहली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो उसमें जो है नदी ये चल रही थी, किसी विवर्तनीय क्रिया के कारण जो ये क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर उठ गया। अब क्या होगा, तो यहाँ से जल आएगा तो नीचे की ओर गिरेगा, अब तो इससे झरने का निर्माण होगा या जलप्रपात का निर्माण होगा। भ्रंश के माध्यम से भी जलप्रपात बनते हैं। भ्रंश क्या, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, प्ले लिस्ट में तुम देख लेना, अंतर्जात बल बहिर्जात बल में, उसमें बताया। जो पूर्व पृथ्वी क्षेत्र है कोई, ये बीच से टूट जाए भ्रंश के कारण, तो जो है नदी इसके ऊपर से बह रही थी तो नदी का जल अब जो है नीचे गिरने लगेगा, तो इससे भी जो है झरने बनते हैं। अगर ये आकार लिखो, ये गलत है। अगर जलप्रपात का आकार छोटा हो इसे छिपरिका कहते हैं। अगर जलप्रपात जो है ये झरने बह रहे थे, अगर इसका आकार छोटा सा हो, मतलब थोड़ा बहुत जल गिर रहा है, तो इसमें कहेंगे छिपरिया कहते हैं। तुमने हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में देखा होगा, तो क्या बोलते हैं, पर्वत जो है, जो पहाड़ है, उसके ऊपर से जो है बिल्कुल बारीक सी लाइन जो है पानी के ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो इस समय झरना नहीं कहेंगे, छिपरिका कहेंगे। हाँ, अगर बहुत बड़ा भाग जो है नदी का या पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें जलप्रपात या फिर झरना या वाटरफॉल कहेंगे। और ये कुछ जलप्रपात के मैंने नाम लिखे हुए हैं इसमें, तो ये प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, और भी तुम जो है वो गूगल से सर्च कर लेना और उसके जो है इसी तरीके से नोट्स बनाना, याद कर लेना। तो जलप्रपात देश और नदी, कौन सी नदी में, मतलब कौन सी नदी जो है जलप्रपात बनाती है, तो एंजिल जलप्रपात। ये एंजिल जलप्रपात जो है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो ये पीसीएस में पूछा जा सकता है और यूपीएससी में जो है, यूपीएससी ऐसे पूछे नहीं जाते लेकिन कभी कभी जो है पूछ लेता है। तो एंजिल जलप्रपात है वो वेनेजुएला में, वेनेजुएला एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तर का देश है। यहाँ पर पनामा देश है ना, उसके पनामा देश के दक्षिण में है ये, तो ये वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है। एक नियाग्रा जलप्रपात, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। गरवानी जलप्रपात ये फ्रांस में है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो विक्टोरिया जलप्रपात है और एंजिल जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात, तो ये तीनों दे देगा। और जो है इनके सामने वेनेजुएला, कनाडा फ्रांस सीमा, या कनाडा यूएसए सीमा, या फ्रांस या फिर जिम्बाब्वे जाम्बिया सीमा, इनमें कोई गलत दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो यूपीएससी हर साल पूछ रहा है, पैटर्न चेंज कर दिया, बच्चे जो यहाँ बहुत ज़्यादा फंसते हैं और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से याद करना, समझना।
तीन इंपॉर्टेंट है, द एनजी जलप्रपात, एक नियाग्रा जलप्रपात, एक विक्टोरिया जलप्रपात। ये तीनों वर्ल्ड के जो जलप्रपात हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत के जोग या गरसोपा जलप्रपात ये कहाँ है, भारत में है। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और कहाँ पर, किस नदी पर है, ये शरावती नदी पर है। तो PYQ में लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है पहले यहाँ से पूछे जा चुका है क्वेश्चन इस प्रकार के। तो आगे भी जब अब पूछे गए हैं, पहले पूछे गए, तो भविष्य में भी पूछ सकता है। तो ये यूपीएससी खास बात है। यूपीएससी क्या करती है, वो करंट अफेयर प्लस जीएस यानी स्टैटिक्स उसको मिलाकर पूछते हैं। अगर कोई घटना जो है करंट अफेयर में घट गई तो उससे ही प्रीलिम्स में पूछ लेगा स्टैटिक्स के माध्यम से, स्टैटिक्स को मिलाकर यानी जीएस को मिलाकर, जीएस पे करंट अफेयर पूछ लेगा। तो करंट अफेयर को जो है प्रीलिम्स विजन 365 निकलती है हर साल। ये जो है साल में 2 बार निकलती है। एक निकलती है अक्टूबर से जनवरी तक, एक निकलती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी, अक्टूबर टू फरवरी, और फरवरी से जो है वो अक्टूबर तक। एक साल में 2 बार जो विजन IAS के जो करंट अफेयर निकलते हैं, तो इन्हें खरीद लेना और यहाँ इनसे जो है करंट अफेयर जो वो कवर कर लेना। या फिर अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो हिंदी माध्यम का जो सबसे बढ़िया सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हो। दैनिक जागरण जो है वो बताया जाता है और दैनिक जागरण पढ़ते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का सबसे अच्छा न्यूज़पेपर बताया जाता है करंट अफेयर के लिए, वो है द हिंदू। तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूपीएससी का जो है हिंदी से काम नहीं चलेगा। एक पूरा पेपर जो है हमारा इंग्लिश का होता है। इसमें हमें जो 250 नंबर का होता है उससे हमें 66% मार्क्स 33% जो मार्क्स ला करने के पास होना पड़ता है उसमें, यानी क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन इसमें भी जो है 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, हिंदी का इंग्लिश का। हिंदी वालों के लिए इंग्लिश का पेपर टफ होता है, इसमें बच्चे बाहर निकल जाते हैं मेंस में, और इंग्लिश वालों के लिए हिंदी का पेपर जो है टफ होता है और बच्चे जो है बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मतलब डीप में पूछता नहीं है। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है हल्की फुल्की तो उस पेपर को जो है वो कर ले जाओगे। तो इंग्लिश को जो है इंग्लिश से भागो मत। कोई सी पेपर दोगे तुम, SSC का देना चाहो, बैंकिंग का देना चाहो, या फिर कोई सी पेपर देना चाहो, यूपीएससी का, लेकिन PCS में इंग्लिश नहीं पूछता, यूपी PCS में इंग्लिश नहीं पूछता। लेकिन इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो सबसे बड़े पद पे जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर जो हमारे पास फाइल आएंगी उन पर हमें साइन करना होगा, तो इंग्लिश में ही होगी। तो उन्हें पढ़कर ही जो है हमें साइन करना होगा कि किस चीज़ की फ़ाइल है। अब हमें इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है, DM की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और फाइल आई इंग्लिश को साइन कर दिए, तो सरकारी ज़मीन जो है वो किसी ने हड़प ली, साइन करा लिया हमारे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो हमारे ऊपर कार्रवाई बैठ जाएगी इसमें। तो इंग्लिश का जो है वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश से भागो मत ना। तो हम पढ़े, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग भी कहते हैं, गरसुआ भी कहते हैं। ये शरावती नदी पर है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो एंजी जलप्रपात है। दूसरा चूलिया जलप्रपात भारत में चंबल नदी पर है। तीसरा धुआंधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चौथा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। और 5वां शिव समुद्र जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जोग या गरसोवा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, धुआंधारा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात और शिव समुद्र जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है, ये पहले पूछा जा चुका है और अब भी पूछ सकता है, तो इन्हें याद कर लेना। और थोड़ा 4-5 और है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने ये पूछ लिया, ये पूछ लिए हैं। तो यूपीएससी जो रिपीट बहुत कम करता है, हाँ रिपीट करता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम करता है। अगर ये वाले पूछ ले तो इसमें येन्ना जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। कौन सी नदी पर है, ये जो है नहीं बताया, लेकिन नीलगिरी क्षेत्र में है, ये तो पूछेगा ही नहीं। तो पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। चंबल नदी में यहाँ पर भी एक जलप्रपात था, कौन सा था, चूलिया जलप्रपात, और पुनासा जलप्रपात दोनों जो है चंबल नदी पर है। और बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। तो ये भी याद कर लेना। और सबसे ज़्यादा ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए, ये जो 5 जलप्रपात होते हैं मैंने 3 तो विश्व के बताए, एनजी जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। कौन से देश में बेहतर, कौन सी नदी पर है, इन नदी में तुम जो है गूगल से सर्च कर लिख लेना। और भारत के 5 जलप्रपात बिल्कुल जरूर से याद कर लेना, और कौन सी नदी पर है, गरसोबा जोग, चूलिया जलप्रपात, धुआंधारा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात और शिव समुद्र जलप्रपात। तो इन्हें याद कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो ये तो था हमारा वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति। और अब हम पढ़ेंगे वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी वायु जो है चलती पवन जो है वो कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती व विकास करती है, वो कौन कौन सी है।
वायु की गति का संबंध वायु दाब से है। वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब, लो एलपीएन लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब के बीच जितनी अधिक दूरी होगी वायु गति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान तो उसमें तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा कि हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है और वायु दाब पेटी जो है वो कितनी है। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वायु जो है हाई लो प्रेशर से यानी जहाँ पर वायु बहुत ही कम वायु होती नहीं है और उच्च हाई प्रेशर जहाँ पर वायु जो है बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से गति करती हुई बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र को भरने के लिए जहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, जहाँ पर वायु नहीं है, गर्म वो लो प्रेशर बनता है, वो सूरज की किरणों से जो गर्मी से बनता है, वो तुम्हें मैं क्लाइमेटोलॉजी में बताऊंगा। तो हाई प्रेशर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है बहुत तेज़ी से, और जितना इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा तो वायु गति भी जो है उतनी ही तेज होगी। जैसे तुमने तूफान और आंधी देखा होगा, कहीं पर अगर आंधी आने वाली तूफान आने वाला हो तो कहेंगे कि वहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं होती, मौसम जो बिगड़ जाता है, तो अचानक तूफान आता है और सामान उड़ा ले जाता है। तो तूफान के आने से पहले अगर बिल्कुल शांत मौसम है, शांत वातावरण है, हवा बिल्कुल भी चली, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो समझ लेना कि तूफान या आंधी आने वाली है और यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। वायु की गति शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे मरुस्थल, राजस्थान और खाड़ी के देश में। वायु की गति जो है वो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है लो प्रेशर ज़्यादा बनता है या निम्न वायु दाब जो है इन क्षेत्रों में ज़्यादा बनता है। वायु गति करती हुई अपरदन करती है, जिससे कई स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे ज्यूगेन, यारडांग, मशरूम पर्वत, मीसा एवं बोटी, बरखान, लोएस वताग्रत, इंसेलबर्ग। यानी जब वायु चलती है तो कई स्थलाकृति बनाती है, तो उन्हें ये नाम दिए गए हैं। और इन्हें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, हालांकि इनकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर में समझाने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए वो जो है मैंने बता दिया। तो ये प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इनमें से 4-5 दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये किस कारक द्वारा बनी है, वायु दे देगा, नदी दे देगा, सागरीय जल दे देगा या भूमिगत जल दे देगा। तो ये याद रखना कि ये किस कारक से बनी है, जैसे कि ये यूगेन, यारडांग, इंसेलबर्ग और बरखान दे देगा और पूछ लेगा किससे बनी है, तो वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी प्रीलिम से पूछ सकता है, मेंस में तो ये पूछेगा नहीं। तो यूगेन, जब वायु गति करती है तो अपने साथ कई पदार्थ जैसे रेत, धूलकण लेकर चलती है। जब ये धूलकण किसी कमजोर चट्टान से टकराते हैं तो उसका घर्षण करते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जब वायु साथ चलती है तो अपने साथ छोटे छोटे धूल के कण, रेत लेकर चलती है, और जब ये कण किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसका घर्षण करते हैं, घिसते हैं उसे। अगर चट्टान आकृति दवातनुमा हो जाए इसे ज्योगेन कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ से वायु चल, ये चट्टान थी पहले पूरी इस तरीके से, अब वायु इधर से चल रही है, तो ये कमज़ोर भाग था चट्टान का, इसे वायु ने जो है तोड़ दिया और ऊपर की कैप बाहर निकल गई और अंदर जो गड्ढा सा बन गया, तो इस पर का चट्टान बन गई दवातनुमा, तो इसे हम कहेंगे ज्यूगेन। यह आकृति शुष्क क्षेत्रों में वहाँ बनती है जहाँ चट्टानें ऊपर से मजबूत और साइड से कमज़ोर होती है। ये आकृति कहाँ बनेगी? शुष्क क्षेत्र में बनती है, जैसे कि मरुस्थलों में, रेगिस्तानों में, और उस चट्टान को के ज्योगेन बनता है जो ऊपर से तो मजबूत हो लेकिन साइड से जो कमज़ोर हो, उसे वही तो अपनी गति से काट दे। वायु नीचे के भाग को काट देती है, ऊपर का भाग टोपी जैसा दिखाई देता है। ये देखो मैंने पूरी आकृति बना दी समझाने के लिए। तो ये था ज्यूगेन। दूसरा वायु बनाती है यारडांग। यारडांग के जब ये टफ वर्ड है, इतनी बिल्कुल आसानी से मैं तुम्हें बता दिया, अगर तुम इन्हें स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे जो है माजिद हुसैन वगैरह, तो उसमें तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। बहुत ही ईजी शब्दों में तुम्हें बता रहा हूँ और उसमें बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसलिए चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये चैनल जो है, ये क्लास जो उन लोगों से पहुँच सके जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, यहाँ तक कि बुक भी नहीं खरीद सकते, और जो है जिन मतलब कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और जो उनको प्रीव्यू नहीं निकल रहा है और मतलब डायरेक्शन ठीक नहीं यूपीएससी की। तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुम तक पहुंच जाए। क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, कि अभी तक जो क्लास चलाने के लिए वाईफाई और बोर्ड और माइक वगैरह होता है, इनके मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो भी इतना
हमारी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप लोगों के द्वारा ही ये सब भी आ जाएगा, लाइव टू लाइव क्लास चला करेगी, लेकिन जब तक नहीं आ रहा, जब तक रिकॉर्डेड क्लास जो है वो तुम देखो। यारडंग, जब चट्टानों के बीच की चट्टानें कमज़ोर हो और वायु के द्वारा इन्हें काट दिया जाए, बीच में नली जैसी संरचना बनती है, इसे यारडंग कहते हैं। यानी ये बीच में ये चट्टानें फैली हुई थी, यहाँ से यहाँ तक चट्टानें फैली हुई है, और बीच का इन चट्टानों बीच का जो क्षेत्र है वो कमजोर चट्टानें बना हुआ है। मान लो चूना पत्थर से बना हुआ है, कमजोर चट्टानें होती है। अब वायु अपनी गति से बीच में से चट्टानों को काट दे इस प्रकार, ये पहले पूरी एक चट्टान थी, वायु बीच में से काट दे तो इस और दो भाग कर दे तो इसे कहेंगे हम यारडांग। जिस क्षेत्र में मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में एक दूसरे के समानांतर हो, वायु इन्हें काट देती है, यारडांग बनता है। क्षैतिज रूप में जो है ऐसी चट्टानें थी, वायु बीच से काट दी वायु ने इन्हें, तो यारडांग बनेगा, दो भाग कर दिया। तीसरा मशरूम पर्वत, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु किसी चट्टान को नीचे से घर्षण कर इस तरह काट दे कि ऊपर का भाग फूल गोभी या मशरूम जैसी संरचना बन जाए, इसे मशरूम पर्वत कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में एक चट्टान थी, पूरी चट्टानें थी। अब क्या, अगर नीचे चट्टान कमजोर है, वायु आई, इसे नीचे से घर्षण करती रही तो नीचे जो है चट्टान को बिल्कुल पतला कर दिया, और ऊपर का जो है चट्टान ऐसी की ऐसी रही, तो इससे जो है फूल गोभी जैसी संरचना बनेगी। तुमने बजा रहे फूल गोभी, नीचे से जो है डंडी निकली हुई होती है, ऊपर से फूल होता है उसका, तो ऐसी संरचना। या फिर मशरूम तुमने देखा होगा, डंडी होती है, ऊपर जो है उनके वो टोपी सी बनी हुई होती है, तो इस प्रकार होती है। तो अगर किसी चट्टान या पहाड़ की आकृति ऐसी हो जाए तो उसे हम कहेंगे मशरूम पर्वत। ये कहाँ पर बनता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है, क्योंकि वहाँ पर वायु गति तेज होती है। मीसा एवं बूटी, जब किसी पर्वत या चट्टान की कमजोर चट्टानें कट जाएं और कठोर चट्टानें उठी रहें, इन उठी चट्टानों को मीसा और छोटी चट्टानों को बूटी कहते हैं। यानी कई सारे पर्वत खड़े हुए हैं, अब जो है इन चट्टानों को जो वायु आई इन्हें घर्षण कर रही है अपने द्वारा, और इन्हें काट रही है, और जो है इनकी गति जो इस प्रकार हो गई, ऊपर नीचे हो गई। पहले तो ये समतल थे बिल्कुल, बहुत बड़े भाग में फैले हुए थे, समतल थे, मतलब पता नहीं लग सकता कि अलग अलग है, लेकिन वायु ने जो है इनके बीच के यहाँ से कटाव कर दिया, यहाँ पर से कटाव कर दिया, तो जो ऊपर उठे भाग रहेंगे उसके चट्टान या पर्वत कह दे या पहाड़ कह दे, जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे हम मीसा, और नीचे जो उठा हुआ भाग है उसे कहेंगे बूटी। ऊपर का भाग ऊपर उठा हुआ क्यों है, क्योंकि चट्टान जो है मजबूत या कठोर हो गई, इससे जो है वायु नहीं काट पाई, लेकिन आसपास के क्षेत्र को वायु ने काट दिया। और जो कमजोर चट्टान रही होगी, इसे जो वायु ने ऊपर तक थी, इसे जो है वायु ने काट के छोटा कर दिया, तो ऊपर उठा भाग मीसा और नीचे का भाग उसे कहेंगे बूटी। तो ये समझ में आ गया होगा। पांचवा बरखान, ये तो वर्ड तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बरखान और लोएस, और लेकिन आज तक समझ नहीं आएगा तुम्हें। जब वायु मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का निक्षेपण यानी डिपोजिशन अर्धचंद्राकार रूप में कर दे, इसे बरखान कहते हैं। ज़्यादा बड़ा मतलब इतना टफ वर्ड नहीं है, लेकिन देखने में लगता है, क्योंकि बुकों में इतने टफ वर्ड दिए हुए हैं कि हमें जो है अगर पढ़ोगे बिना अगर समझे, अगर इसने समझाया नहीं हमें, तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इतने समझ में नहीं आएगा और सर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक एजुकेटर का होना भी, भले उसे एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन अगर वो समझा अच्छा रहा है तो ज़िंदगी में या कोचिंग का होना भी ज़रूरी है, एक एजुकेटर का होना ज़रूरी है। टीचर का जो बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चों को आगे बढ़ाने समझाने में, क्यों, वो पहले जो है इन चीज़ों को पढ़ चुके समझ चुके हैं, और जो अब दूसरे में समझा रहे हैं, तो इसके लिए एक लायक तो बनता है। बरखान क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वायु अपने साथ जो है धूल कण रेत लेकर आई है, और उन्हें अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार से जो है गिरा दे, और इनका जो है निक्षेपण डिपोजिशन कर दे, यानी उन्हें गिरा दे नीचे, जो है उन्हें जमा कर दे किस अर्धचंद्र यानी आधे चांद की तरह, तो उससे कहेंगे हम बरखान। वायु आई अपने साथ जो धूलकण लाई थी उसे कहीं पर जो आध घेर दिया, तो एक चांद जैसी अर्धचंद्राकार जैसी आकृति बन गई, ऊपर उठी या नीचे की, और दूर से दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे बरखान, उसे बरखान कहा जाता है। लोएस क्या है, जब वायु बारीक कणों की मिट्टी या धूल, ये बीच में जो मैंने डंडा लगाया उसका मतलब यह, जब वायु बारीक कणों की मिट्टी या धूल का निक्षेपण किसी स्थान पर करती है तो इसे लोएस कहते हैं। इससे बनने वाले मैदान को लोएस का मैदान कहते हैं। वायु जो है अपने साथ जो है मिट्टी धूलकण लेकर आई है, और जो बारीक बरखान में यह हो सकता है कि वायु ने थोड़े मोटे कणों का जो है निक्षेपण किया हो या जमा किया हो, लेकिन लोएस में जो बहुत बारीक जो है वो कण होते हैं मिट्टी के, उन्हें जमा करे तो उसे हम कहेंगे लोएस।
वायु बारीक कणों को किसी स्थान पर जमा कर दे तो उसमें कहेंगे लोएस। इससे जो बनने वाले मैदानों को लोएस का मैदान कहते हैं। और लोएस का मैदान जो चीन में है, चीन का मैदान है, उसे लोएस का मैदान कहते हैं। क्यों? मंगोलिया से आने वाली पवनें जो है यहाँ पर जो है धूल कण मिट्टी जो लेकर आए उन्हें डिपोजिशन करती है, उन्हें जमा करती है। तो उस मंगोलिया से आने वाली पवनों के द्वारा चीन का लोएस का मैदान जो है वो बना है। 7वां वतागर्त। वायु मरुस्थलीय क्षेत्रों में जिस जगह से बालू उड़ाकर ले जाती है वहाँ गड्ढा बन जाता है, जिसे वतागर्त कहते हैं। ये कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये फैला हुआ है, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पर फैला हुआ। तो वायु आई यहाँ से जो है, यहाँ से जो रेत थे उसे उड़ाकर यहाँ पर जमा कर दिया, यहाँ से उड़ाकर यहाँ पर जमा कर दिया, यहाँ से उड़ाकर यहाँ पर जमा कर दिया। तो जहाँ से उड़ाकर लेके जाएगा पर गड्ढा बन जाएगा, उस गड्ढे को ही वतारगत कहते हैं। 8वां इंसेलबर्ग। समतल मरुस्थल के बीच ऐसी कठोर चट्टान जिसका अपक्षय व प्रदन ना हो, इसे इंसेलबर्ग कहते हैं। इसके लिए ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें चट्टान जो सीना ताने खड़ी हुई है, ना तो टूटी फूटी और ना कहीं से घिसी है, तो उसमें कहेंगे इंसेलबर्ग। तो ये थी वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी वायु ने जो जो स्थलाकृति बनाई है वो ये थी। तो इन्हें ध्यान से देख लेना और समझ लेना। और अगर प्रीलिम्स में 4-5 जगह पूछ ले कि इससे बनी है तो बताना वायु से बनी है, और इससे पहले कि नदी से बनी है। और अब हम पढ़ेंगे भूमिगत यानी ग्राउंड रिलेटेड, जो ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पानी रिस जाता है वो कौन कौन से कृति बनाता है। हाँ, वो भी कृति बनाता है। तुमने आज तो सुना नहीं होगा, लेकिन आज सुनोगे। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को कार्ट्स लैंडस्केप कहते हैं। जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी रिस्क जमीन के नीचे चल जाता है, वो जो भूआकृति बनाएगा, स्थलाकृति बनाएगा, उसे हम कहेंगे कार्ट्स लैंडस्केप। पृथ्वी के ऊपरी भाग से रिस कर जल नीचे की ओर जाता है तो आंतरिक भाग में कणों में इकट्ठा हो जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। ग्राउंड वाटर क्या है? जो है हमने खेतों में पानी दे दिया, सपोज एग्जाम्पल के लिए खेतों में पानी दे दिया, तो कुछ देखते हैं कि 1 घंटे बाद पानी दिखाई नहीं देता हमें। क्यों? इससे क्या होता है कि जो ऊपर का जल है वो कुछ तो जो है जलवाष्प बनकर उड़ गया, और कुछ जो नीचे की ओर रिस गया, और जो मिट्टी जो कण है उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उन्हें जो अपने अंदर ले लिया। तो उससे जो नीचे जल जाएगा उससे हम कहेंगे भूमिगत जल। जो रिस कर चल जाएगा जल नीचे जमीन में, उसे हम कहेंगे भूमिगत जल या फिर ग्राउंड वाटर। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल अधिक होगा। यह आंतरिक भाग में गति कर निम्न स्थलाकृति बनाता है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होंगी वहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, वहाँ पर फसल भी जो है वो अच्छी होंगी। लेकिन फसल जब अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो मुलायम चट्टानों मिट्टी, ये नहीं कि वहाँ पर कठोर चट्टानें हो, कि खेती तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में ही होता है, जलोढ़ मिट्टी और मृदा या फिर काली मृदा, इनमें जो है ये अच्छी खासी, इनमें जो है अच्छा खासा जो है वो भूमिगत जल होता है, पानी को एब्जॉर्ब करती है नदी। तो यहाँ पर फसलें भी अच्छी होती है, जैसे कि गंगा का मैदान। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है? इसमें है कि हम्स ये हम्स भी बनाती है। अभी बताऊंगा ये क्या है, नवी में एक्सप्लेन करूंगा। हम्स, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, गुफा, अंधी घाटी, शुष्क घाटी, कंदरा स्तंभ, लेपीज, घोलरंध्र, विलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला और पोलजी, ये सभी जो जमीन के अंदर, ये सतह का भाग है, जमीन के अंदर बनी हुई है। देख रहे होगा तुम, ये सतह इस जमीन के अंदर बनी हुई है। तो जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, जो स्थलाकृति बनाता है वो ये है। तो इन्हें भी याद कर लें, ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि स्टेलेगमाइट या स्टेलेक्टाइट, कंदरा स्तंभ और एक युवाला दे देगा, और पूछ लेगा कि किस कारक द्वारा बनी है। तो ऊपर दे देगा नदी, वायु, जल, तो उसमें से जो है, और भूमिगत जल। तो भूमिगत जल और भूमिगत जल अलग अलग है। जल वो आता है नदी जो सतह के ऊपर बहती है, लेकिन भूमिगत जल जो है जमीन के अंदर होता है। तो इससे बनती है। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति बनने की दशा, यानी जो ग्राउंड वाटर है उससे स्थलाकृति कब बनेगी। तो इसके लिए कई कारणों का होना जरूरी है, कई कारक जिम्मेदार है। पहला, अधिक वर्षा, उस क्षेत्र में बारिश जो वो खूब हो, लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो। और 150 सेंटीमीटर वर्षा और 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। चैनल को जो है इसी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, तो उसमें तुम्हें बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। ये तो अधिक बारिश जो है वो अधिक हो तो वहाँ पर चाहिए स्थलाकृति बनेगी। तो चूना की चट्टानें, चट्टान जो कमज़ोर हो,
तभी जो है ये स्थलाकृति बनेगी। पर्याप्त उच्चावाच यानी ऐसा क्षेत्र ना हो कि जो ढलान नुमा हो कि बारिश हुई पानी जो बहकर नीचे चला गया, यानी ऊंचा नीचा क्षेत्र हो कि पानी रुक सके। और चट्टानों में जोड़ या दरार, यानी चट्टानें ऐसी हो जो पानी को जो अपने अंदर ले सके, ना कि ना कि ऊपर जमा रखे। पानी को चट्टाने अंदर की ओर खींचेगी, चूसेगी या फिर नीचे की ओर जाएगा, तभी तो चट्टाने बनेगी अंदर। तो अभी ये चट्टानें कौन कौन सी है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला लेपीज, वर्षा के कारण चूना प्रधान क्षेत्र में कांटेदार बनी संरचना को लेपीज कहते हैं। जहाँ पर बारिश होती है, अगर चूने की चट्टानें हैं तो बारिश हुई है तो चट्टानें जो कुछ नीचे की ओर चली जाती है और कुछ ऊपर उठ जाती है, तो इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार की ऊपर और नीचे उठी हुई, तो उसे हम कहेंगे लेपीज। गोलरंध्र, जब जल सतह के अंदर गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण करे उसे हम गोलरंध्र कहते हैं। गोलरंध्र कहते हैं, पीछे मैंने तुम्हें बताया दिखाया था बनाकर, ये रहा गोलरंध्र। चट्टान जल जो है अंदर की ओर चला जाए और अंदर की गड्ढे जैसी संरचना निर्माण करे उसे हम कहेंगे गोलरंध्र। तीसरा विलियम रंध्र, जब घोल रंध्र का आकार बड़ा हो जाए इसे विलियम रंध्र कहते हैं। पहले छोटा आकार था, इसका आकार जो बड़ा होगा तो उसे विलियम रंध्र कहेंगे। डोलाइन, जब विलियम रंध्र का आकार बड़ा हो जाए इसे डोलाइन कहते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं तुम्हें बताया, जो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन सीरियल वाइज जो है ना याद कर लेना। डोलाइन, जब विलियम रंध्र का आकार बड़ा हो जाए इसे डोलाइन कहते हैं। इसका आकार और बड़ा हो गया तो ये हो गया डोलाइन। युआला, जब डोलाइन का आकार बड़ा हो जाए इसे युआला कहते हैं। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल बहुत ईजी। पोलजे, जब युआला का आकार बड़ा हो जाए इसे हम पोलजे कहते हैं। तो ये तो हो गया गोल रंध्र से लेके पोलजे तक, ये याद करना आसान है। गोल रंध्र सबसे छोटा, फिर और इससे बड़ा विलियम रंध्र, इससे बड़ा डोलाइन, इससे बड़ा युआला और सबसे बड़ा पोलजे, इसे याद रख लेना। गुफा, जब जल पृथ्वी के अंदर गति करता है इससे गुफा बनती है। पानी रिस के अंदर चला गया और जो है गति आगे नीचे जाके चट्टाने कमजोर थी, तो गति कर रहा था, इससे बनती है गुफा। शुष्क घाटी, जब जल गुफा से आगे एक गड्ढे में जमा हो जाए इसे अंधी घाटी कहते हैं। इस अंधी घाटी से आगे जल प्रवेश न करे, यह शुष्क क्षेत्र होता है, इसे शुष्क घाटी कहते हैं। ये देखो इधर, यहाँ से बारिश हुई, चट्टाने कमजोर थी और जो जल अंदर आया इसने गति करी, यहाँ पर जो इकट्ठा हो गया। इस पृथ्वी का सतह का अंदर का भाग है, ये ऊपर का सतह ये है, तो अंदर सतह की जो इकट्ठा हुआ तो उसमें कहेंगे अंधी घाटी, जहाँ पर जल इकट्ठा हो गया। और इससे आगे जल गया नहीं, पानी गया नहीं, चट्टाने जो है सूखी है, शुष्क है, तो उसमें कहेंगे शुष्क घाटी। तो ज़्यादा वो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि शुष्क घाटी अंधी घाटी क्या है। शुष्क घाटी जहाँ पर पृथ्वी के अंदर जल नहीं पहुँचता और जहाँ पर जल पहुँच गया उसे अंधी घाटी कहेंगे, बिल्कुल ईजी। स्टेलेक्टाइट, चूना चट्टाने जल में घुलकर नीचे की ओर लटक जाए इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से बताया मैंने। ये कोई चट्टान है चूने की और जो ऊपर से बारिश हुई और नीचे की ओर जो है ये ऐसे प्रकार लटक गई, ऐसे लटक गया चूना नीचे की ओर, तो इसे हम कहेंगे स्टेलेक्टाइट। स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट से टपककर चूना नीचे मोमबत्ती जैसी संरचना बना ले इसे स्टेलेगमाइट कहते हैं। ये चूना जो है इस प्रकार जो है टपका और लटक गया था और जो है नीचे जो है टपक गया है, नीचे टपक गया और ये ऐसी संरचना बन गई नीचे, तो मोमबत्ती जैसी, मोमबत्ती से तो फट रही थी मोमबत्ती, तुम कहेंगे स्टेलेगमाइट। कंदरा स्तंभ, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मिल जाए इसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। अब चूने की चट्टाने ये इस प्रकार लटका हुआ था नीचे की ओर, तो इसे हम कहा था मैंने स्टेलेक्टाइट, और फिर ये टपक टपक कर ऐसी संरचना बना ली तो मैंने कहा इसे स्टेलेगमाइट। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो हम इसे कहेंगे कंदरा स्तंभ। ब्लैक बोर्ड हो तो बहुत अच्छी तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम्स, अधिक वर्षा के कारण चूना वाले क्षेत्र में चूना घुल जाए और सिलिका प्रधान चट्टाने दिखे, इन्हें हम्स कहते हैं। कोई चूने ये कोई यहाँ पर बारिश अधिक हुई और जो है ये जो चूने की चट्टाने थी अब ये घुल के जो बह गई और जो चट्टाने अब नजर आई उसे हम कहेंगे हम्स। तो ये तो थी भूमि के जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये हम्स बना हुआ है। और ये स्टेलेक्टाइट बना हुआ है, नीचे को लटका हुआ है, ये स्टेलेगमाइट बना हुआ है जो टपक के मोमबत्ती जैसी संरचना बन गई। अब ये दोनों आपस में मिल गए स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, तो ये हो गया कंदरा स्तंभ। अंधी घाटी ये रहा, शुष्क घाटी ये यहाँ पर थी। गोलरंध्र, विलियम रंध्र, डोलाइन, युआला, पोलजे यहाँ पर था। और हम्स जो है ये रहा, चूनी चट्टाने जो है बह गई, जो चट्टान नजर आई उसे हम कहेंगे हम्स। ये बहुत ये तो
समझ लो। और अब हमारा अगला है हिमानी, यानी बर्फ और सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। बर्फ भी गति करती है। और नदी की, इस बर्फ की नदी हमने सुना होगा ना, तो बर्फ की नदी, तो अब समझ में आ जाएगा बर्फ की नदी कहते क्यों है। जब बर्फ का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो और यह बर्फ गति करे तो इसे हिमानी कहते हैं। किस क्षेत्र में जो है बर्फ पड़ी हो जाती है और बर्फ जो है गति, ग्रेविटी के कारण कह दे या फिर प्लेटों के विवर्तन के कारण कह दे, तो इसे प्लेट बर्फ में गति उत्पन्न हो जाए तो इसे हम कहेंगे हिमानी। यानी धीमी गति से प्रवाहित होने वाली बर्फ को ही हिमानी कहते हैं। यानी बिल्कुल जो बर्फ होती है वो इतनी मतलब इतनी कम चाल होती है, इतनी धीमी चाल होती है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चल रही है। अगर बर्फ़ चल रही है, प्रवाहित यानी चल रही है बिल्कुल धीमी गति से, तो उसे कहेंगे कि हिमानी है। हिमनद क्या है? धीमी गति से प्रवाहित बर्फ़ की नदी को हिमनद भी कहेंगे और हिमानी भी कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। धीमी गति से चलती बर्फ़ को उससे हम कहेंगे हिमनद। ये नहीं बर्फ़ का टुकड़ा वो चल रहा है, नहीं, बिल्कुल बर्फ़ पूरी चित्र फैली हुई होगी और नीचे अगर ढलान है तो ग्रेविटी कारण जो है वो चल के तो नीचे और गिर रही होगी, तो उसे हम कहेंगे ये हिमनद है। ये उत्तराखंड में तुमने देखा पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ती है तो ऊपर से नीचे की ओर आती है धीरे 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 धीरे, और ग्रेवी में जो पिघल के जो पानी बन के नदी बन जाती है, जो हिमालय नदी है, उसे पानी सारा चला जाता है, तो वो भी गति करती है, लेकिन गति बहुत ही कम होती है इनकी। ग्लेशियर, बर्फ़ का बड़े क्षेत्र में विस्तार ग्लेशियर कहलाता है। बर्फ़ जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है तो उसमें कहेंगे ग्लेशियर है। हिम क्षेत्रक यानी आइस केप, पर्वत की चोटी पर मिलने वाली बर्फ़ को आइस केप या हिम क्षेत्रक कहेंगे। कोई पहाड़ है, इसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है उसे हम कहेंगे आइस केप। हिमशैल या आइसबर्ग, जल में गति करता बर्फ़ का टुकड़ा, यानी ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा टूट कर जो है कि सागर में गिर गया और वो गति कर रहा है, उससे हम कहेंगे आइसबर्ग यानी हिमशैल। तुमने पढ़ा होगा या सुना होगा या फिर मूवी देखी होगी टाइटैनिक हादसा, तो टाइटैनिक जो जहाज था वो बर्फ़ के टुकड़े से ही टकराया था। ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है सागर में जो है वो तैर रहा था, तो ये जहाज इससे टकरा कर टाइटैनिक हादसा हुआ था, कई लोग इसमें मारे गए थे। हिम चादर या आइस शीट, पठारी भाग पर मिलने वाले बर्फ़ के आवरण को आइस शीट या हिम चादर कहते हैं। अगर पर्वत के ऊपर बर्फ़ मिल रही है तो उसे हम कहेंगे हिम छत्रक यानी आइस केप। अगर पठार के ऊपर बर्फ़ मिल रही है तो उसे हम कहेंगे हिम चादर। पर्वत पठार में क्या डिफरेंस है कि जो पर्वत की जो चोटी होती है वो कटी फटी होती है और ऊँचे ऊपर की ओर होती है, तो उसे हम कहेंगे किसी पहाड़ी की चोटी जो है वो ऊंचा या अधिक है यानी 1000 मीटर से अधिक है और जो है कटी फटी है, तो उसे हम कहेंगे वो पर्वत। अगर कोई पहाड़ी जो है कोई पहाड़ है उसका ऊपर का जो आकार हो समतल सपाट है तो उसमें कहेंगे पठार। हिम चादर में बर्फ़ ग्लेशियर की तुलना में पतली होती है। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। हिम चादर में बर्फ़ ग्लेशियर की तुलना में पतली होती है। हिम चादर का मतलब पठारी भाग में मिलती है। ठंड के क्षेत्र में जो है कहीं बर्फ़ पड़ती है पठारों पर, तो जो बर्फ़ होगी वो टेम्परेरी पड़ती है, कभी भी पड़ती है, एक मौसम आता है उसमें पड़ती है, तो चादर जो बर्फ़ जो है वो पतली होगी। और जबकि ग्लेशियर में बर्फ़ की मोटी परत होती है। ग्लेशियर तो हिमालय में मिलेंगे तुम्हें, वहाँ पर तो ये मान लो तुम सालों के साल जो है बर्फ़ होती है, मोटी परत होती है, तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। हिम चादर में बर्फ़ ग्लेशियर की तुलना में पतली होती है, एक ये दे देगा, और दूसरा देगा ग्लेशियर बर्फ़ की परत मोटी होती है, या फिर ये कह देगा हिम चादर में बर्फ़ पतली होती है और ग्लेशियर बर्फ़ मोटी होती है परत। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ग्लेशियर कौन कौन से क्या है, ये भारत का भूगोल जो हिमालय वाला चैप्टर बनाऊंगा तो वहाँ पर तुम्हें बताऊँगी भारत में कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर में से भी जो है मिलान करने के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सब कुछ कराऊंगा, कोई से भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा छूटेगा नहीं, सिवाय उसके जो करंट अफेयर से यूपीएससी ने पूछ लिया हो। बड़े ग्लेशियर ध्रुवों में पर्वतीय भागों में मिलते हैं जहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से हैं, विषुवतीय क्षेत्र कौन से, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कौन से, ये सब मैं तुम्हें क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान में बताऊंगा। तो समझ लो, इतना समझ लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी और दक्षिणी भाग में जहाँ पर बर्फ़ फैली हुई है इसे हम कहेंगे ध्रुव। तो यहाँ पर जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, बहुत ही कम है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, माइनस में पहुँच जाता है यहाँ पर जो टेम्परेचर। वो बर्फ़ कौन कौन से आकृति बनाती है, पहली बनाती है यू आकारी घाटी।
ग्लेशियर अपनी गति के माध्यम से पर्वतीय भाग पर सीमित क्षेत्र में घर्षण करता है, जिससे वहाँ गहरी घाटी बन जाती है, जिसकी संरचना अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर के समान होती है। इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। ग्लेशियर जो धीमी गति से चल रहा है, समय की चट्टान आ गई या चट्टान थी पहले से, उसमें से जो उसके कटाव करना चालू करेगी, आगे बढ़ना है ऐसे, तो इसे कटाव जो है इस प्रकार कर देगा। कोई पानी तनी जो टक्कर मारेगा तो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, बिल्कुल सपाट कटाकार करेगा, यू आकार की संरचना बन जाएगी, बीच से बहकर निकल जाएगा। तो जो पीछे संरचना बनी ये पहले एक पर्वत था, एक पहाड़ था, तो इसे काट कर ये आगे निकल गया। तो ऐसी संरचना अगर बन जाए तो इसे कहेंगे यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी जो है वो जो वायु नदी बनाती है। आई आकार की घाटी भी नदी बनाती है, लेकिन यू आकार की घाटी जो है वो ग्लेशियर बनाता है। तो ये याद रखना, हिमानी बनाती है, बर्फ़ बनाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि यू आकार की घाटी कौन बनाता है, तो ग्लेशियर है या हिमानी बर्फ़ है। दूसरा, लटकती घाटी। जब दो ग्लेशियर इस तरह मिले कि एक ग्लेशियर दूसरे पर लटकता प्रतीत हो, इसे लटकती घाटी कहते हैं। दो ग्लेशियर जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे और दोनों मिल गए तो हम कहेंगे लटकती घाटी। सर्क। जब किसी पर्वत का एक भाग ग्लेशियर द्वारा इस तरह काट दिया जाए जिससे वह पर्वत आरामदायक कुर्सी की तरह लगे, उसे सर्क कहते हैं। ऊपर से ग्लेशियर जो नीचे की ओर आ रहा था तो उसने कुर्सी की तरह से काट दिया, कुर्सी जैसी संरचना बनी, कुर्सी में बैठते ना, चेयर, उस जैसी संरचना बन गई, हम कहेंगे सर्क। जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क बन जाए उसे एरिट कहते हैं। एक पर्वत था, इसके इधर भी कुर्सी जैसी संरचना बन गई, इधर भी जो है ग्लेशियर ने कुर्सी जैसा बना दिया इसे, तो दोनों तरफ से कुर्सी जैसा बन गया, हम कहेंगे एरिट। ये क्या है, हिमानी बर्फ द्वारा ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। होरन। जब किसी पर्वत पर चारों तरफ ग्लेशियर द्वारा सर्क का निर्माण कर दिया, जब उसे सर्क कहते हैं। एक बार कुर्सी जैसी संरचना बनी तो उसे हम सर्क कहेंगे, दोनों तरफ कुर्सी जैसी संरचना बन गई उसे एरिट कहेंगे, लेकिन चारों तरफ कुर्सी जैसी संरचना बन गई उसे हम होरन कहेंगे। नुनाटक। जब किसी बर्फीले भाग पर पर्वतों के शिखर बर्फ से हल्के से ऊपर उठे दिखे, इसी संरचना को नुनाटक कहते हैं। यानी कहीं पर जो ग्लेशियर थे या फिर बर्फ पड़ने के कारण जो पर्वत ढक गए, लेकिन पर्वतों की ऊपरी चोटी हल्की हल्की दिखाई दे रही है इस प्रकार, तो उसे हम कहेंगे नुनाटक। भेड़शिला। जब किसी क्षेत्र में ग्लेशियर के बीच भेड़ की पीठ की तरह कठोर चट्टाने भाग मिल जाए उन्हें भेड़शिला कहते हैं। कोई ग्लेशियर बह रहा था, बीच में से जो कोई चट्टान खड़ी हुई है तो उसे हम कहेंगे भेड़शिला। मोरेनस। जब ग्लेशियर अपक्षय अपरदन कर अवसाद साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर बर्फ पानी बनकर बह जाए, जिस क्षेत्र में बच्चे अवसाद का निक्षेपण हो उसे मोरेनस कहते हैं। यानी बर्फ जो अपने साथ जो है धूल कण मिट्टी या फिर पर्वत के टूटे हुए भाग लेकर चल रहा था और आगे चल के जो है बर्फ पानी बनकर बह गई और वो टूटे पड़े हुए वहीं के वहीं रह गए, कुछ जो अपने साथ लेकर आया था ग्लेशियर चट्टानी भाग, तो उसे हम उस क्षेत्र में कहेंगे मोरेनस। जब ग्लेशियर वाले क्षेत्र में पदार्थों का निक्षेपण इस प्रकार हो कि देखने में लगे किसी ने नाव उलट दी हो, इसे डर्मिन्स कहते हैं। यानी जो है पानी तो आगे बह गया और कहीं पर जो अवसाद अपने साथ लेकर आया था बर्फ़ या ग्लेशियर, तो वो इसे इस तरीके दिखाई दे जैसे कवर बनी हो, तो उसे हम कहेंगे डर्मिनस, ये नाव उल्टे हुए हो। आउटवॉज प्लेन। ग्लेशियर के पिघलने से जो पदार्थ परत या चादर के रूप में दूर तक फैल जाए इसे आउटवॉज प्लेन कहते हैं। बर्फ़ जो पिघल गई और ये पूरे क्षेत्र में धूलकण मिट्टी चट्टानी के टूटे हुए भाग फैले हुए हैं तो उसे हम कहेंगे आउटवॉज प्लेन। तो ये हमारा ग्लेशियर बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति। और अगला हमारा सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो ये छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं है। सागरीय लहरें भी अपरदन व निक्षेपण से भू आकृति का निर्माण करती हैं। सागरीय जल भी जो है जो लहरें गति करती है, कोई पर्वत पहाड़ जो ढांग के किनारे हो या फिर जैसे सागर है वहाँ पर है तो उसे काट के अपनी गति से धक्का मार काट देती है, तो उससे क्या बनाती है, मेहराब बनाती है, स्टिक बनाती है, तट बनाती है। सागर के तट पर मेहराब उस समय बनते हैं जब सागर की लहरें तट को काटकर पीछे की ओर धकेल रही हो। यानी ये कोई सागरी भाग है, ये सागर फैला हुआ यहाँ पर और यहाँ पर चट्टानी भाग है, सागरी लहरें बार बार टक्कर मार रही और जो है इसकी आकृति चट्टानों काट कर ऐसी आकृति बन जाए, ऐसी अंदर की ओर और सारा काट कर अंदर ले ले पानी जो है चट्टान काट और जो है अंदर की ओर गति बन जाए इसकी। पहले ऐसे था, अब ये ऐसे बन गया ऐसे, तो इसे हम कहेंगे मेहराब। स्टेक। सागर के तट पर लहरों के अपरदन से बने मेहराब की यदि छत गिर जाए उसे स्टेक कहते हैं। ये मेहराब बनाया था सागरों ने तो इसके ऊपर छत पर नहीं थी, अगर ये गिर के नीचे हो जाए
या बिल्कुल खाली हो जाए, खाली, तो इसमें कहेंगे स्टेक। तट, सागरीय लहरें जहाँ अफसा जमा करती है उसे तट कहते हैं। सागरीय लहरें जो अपने साथ लेकर आती हैं कुछ भी भाव चट्टानी, तो उसे हम कहेंगे ये तट बन गया। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जो है नोट्स बना लेना ऐसे। ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो अपक्ष वाला जो हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल उसका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था हमारा। तो ये तो उसका बचा हुआ भाग है। आज का जो चैप्टर शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, प्रदन से। तो इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बना लेना। और पहले क्लास को समझना, समझने के बाद जो है वो नोट्स बनाना। दिखाई तो दे रहा होगा तुम्हें, ये लो इसके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लो, घर पे जाकर नोट्स बना लेना। और नोट्स जो अपने हाथों से बना करो, कि हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स से हमें समझ में आते हैं। किसी के नोट्स ने क्या अपन समझ नहीं आते, क्यों कि उसका लिखाई अलग है, कुछ वर्ड ऐसा आ गए कि हमें पता ही नहीं है, उसे पता है, तो दूसरे का नोट्स लेने से क्या फ़ायदा। और मैंने नोट्स में तुम्हें एक वर्ड समझा दिया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि नोट्स ऐसे हो जिसमें लिखे हर वर्ड का मतलब जो है वो तुम्हें पता हो। इसके नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो और जो है इसके नोट्स बना लेना ऐसे। और प्रीलिम्स में जो है मेंस में अगर कोशिश करो, अगर प्रीलिम्स हो जाए मेंस के दिन जाए तो डायग्राम जरूर बनाया करो, कि जो कॉपी चेक करते हैं वो देखते हैं कि बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है, थोड़ा समझदार बच्चा, उसमें नंबर मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लेना। पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर तुम्हें कराया जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और लोगों को चैनल के बारे में बताओ, और चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नोट्स ले लो। और अगर आप लोगों की दुआ रही तो जल्द ही लाइव टू लाइव बोर्ड के माध्यम से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल ईजी तरीके से। और जो बुकों में लिखा हुआ तुम्हें कचरा दिख लगने लगा, बिल्कुल कचरा, कि यार इससे अच्छा तो जो है मैंने ही पढ़ लिया। और मेरे नोट्स पढ़ने के बाद क्लास लेने के बाद अपनी कोई बुक जो तुम्हारे पास हो उसे पढ़ लेना। पहले यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद वो लेना, उसे पढ़ लेना और फिर देखना नो यार बुक में तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एडवांस दिया हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती पूरे नोट्स बनाने के लिए। जो टीचर होते हैं उसमें नोट्स तो सिर्फ पढ़ाते हैं, उनके नोट्स बने हुए होते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अन्य लोगों इसके बारे में बताओ कि फ्री में नोट्स के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर कोई कमी नहीं की जाएगी, 100% जो है उस सिलेबस में तुम्हें कराऊंगा, 100% सिलेबस। ये तो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगला हमारा चैप्टर रहेगा चट्टान। तो जब तक जो है अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।